नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में इस समय सियासी पारा काफी हाई है क्योंकि संसद के जारी शीतकालीन सत्र में विपक्ष द्वारा संसद सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्री अमित शाह के संसद में बयान देने की मांग की जा रही है। तो वहीं इस मांग को लेकर अड़े विपक्ष के सांसदों को लगातार संसद से निलंबित किया जा रहा है। दोनों सदनों को मिलाकर अब तक कुल 141 विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित किया जा चुका है। ऐसा इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। एक ओर विपक्ष इस निलंबन को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार इन सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाकर चुपचाप अपना काम कर रही है। सवाल ये है कि आखिर संसद में सुरक्षा चूक मामले पर गृह मंत्री के बयान की मांग करना कौन सा अपराध है, और आखिर गृह मंत्री बयान नहीं देगा तो कौन देगा। लेकिन ये मोदी सरकार है और विपक्षी सांसदों का निलंबन करना इस मोदी सरकार की नई प्रथा है। अब विपक्ष मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष पर हंगामे की बात कर रहा है। बहरहाल विपक्ष कितना भी चिल्ला ले, होगा वही जो साहेब और उनकी सरकार चाहेगी। इसलिए सांसदों पर निलंबन की गाज लगातार गिर रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया 19 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में चौथी बैठक हुई, जिसमें अधिकांश विपक्षी दल शामिल हुए। ये बैठक 2024 में मोदी और भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए की गई। इस बैठक में कई मुद्दों पर विपक्ष ने चर्चा की और एकमत होने का प्रयास किया ताकि एकजुट होकर के भाजपा के विजय रथ को रोका जा सके। हालांकि इससे पहले हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए काफी बुरे साबित हुए और कांग्रेस को मनवांछित सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने 3 राज्यों में जीत हासिल कर अपने मनोबल को और भी मजबूत किया। ऐसे में भाजपा जहां 24 को लेकर उत्साहित है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का मनोबल थोड़ा डाउन है। लेकिन अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर के भाजपा का मुकाबला करे और अच्छी तरह से भाजपा को गोलबंदी कर सके, तो इन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बावजूद 2024 में मुकाबला काफी रोचक और कड़ा हो सकता है। लेकिन इसके लिए विपक्ष को अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तकरीबन 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। संभावित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक मार्च के अंतिम या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में विपक्ष को मोर्चाबंदी में तेजी लानी होगी, क्योंकि भाजपा के पास तैयारी पूरी है। एक तो हालिया चुनाव परिणामों में उनके हौसले बुलंद कर रखे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनवरी में होने वाले अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण का भी भाजपा लाभ उठाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इन विधानसभा चुनावों में भी भाजपा ने राम मंदिर के नाम पर जमकर वोट मांगे हैं, फिर वो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर खुद पीएम मोदी। ऐसे में जनवरी में राम मंदिर बनने के बाद मार्च अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा राम मंदिर का पूरा फायदा उठाने का प्रयास करेगी और संभवतः वो सफल भी होगी, क्योंकि भाजपा ने हमेशा से ही राम के नाम पर सियासत की है और कहीं ना कहीं राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की ये तारीख 24 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर रखी गई है। ऐसे में भाजपा तो इसका लाभ उठाएगी ही। लेकिन इन सब के बावजूद अगर विपक्ष अभी समय रहते एकजुट होकर के रणनीति बनाए और 24 की योजना पर काम करे, तो निश्चित ही माहौल को बदला जा सकता है और मुकाबले को रोचक बनाया जा सकता है, क्योंकि भाजपा ने इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जरिए भी अपने सियासी समीकरण साधने का प्रयास किया है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के पास जाति जनगणना का एक मुद्दा है, जिसको लेकर विपक्ष बिहार के उदाहरण पर यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल जैसे हिंदी भाषी राज्यों में जाएगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में तो इस मुद्दे का इतना लाभ नहीं मिला, लेकिन विधानसभा लोकसभा से अलग होती है। ऐसे में संभावना है कि लोकसभा में भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जाएगा और जनता को इस मुद्दे से जोड़ पाएगा। तो वहीं विपक्ष को विधानसभा चुनावों के परिणामों में भी आगे बढ़ना होगा और उसे पिछले इतिहास को देखकर उससे मनोबल बढ़ाना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि चुनाव से ठीक पहले विधानसभा चुनावों की जीत हमेशा लोकसभा चुनावों में जीत की गारंटी नहीं होती। अगर पिछले लोकसभा चुनाव से पहले के हुए विधानसभा चुनावों पर नजर डालें, तो देखेंगे कि 2003 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए, तो इन तीनों राज्यों में जीत हासिल करने वाली भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन ने सरकार बनाई। इसके बाद 2008 में भी भाजपा ने ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीते, लेकिन राजस्थान में वो हार गई।
इसके बाद 2009 में हुए लोकसभा चुनावों में एक बार फिर भाजपा कांग्रेस से पीछे रह गई और कांग्रेस ने ज्यादा सीट लेकर एक बार फिर यूपीए की सरकार बनाई। हालांकि 2013 में भाजपा ने इस रिवाज में थोड़ा सा परिवर्तन किया। 2013 में भाजपा ने इन तीनों राज्यों में जीत हासिल की और इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनावों में भी उसे शानदार जीत मिली, जबकि 2018 में एक बार फिर वो ही हुआ जो 2013 से पहले होता आया था। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को शानदार जीत मिली। इस जीत से उत्साहित कांग्रेस जब 2019 के लोकसभा चुनावों में गई तो वहां उसे निराशा मिली और करारी हार का सामना करना पड़ा और भाजपा ने एक बार फिर लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की। इसके पहले भी 1998 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में जीत दर्ज की, लेकिन लोकसभा चुनावों में भाजपा से हार गई। लेकिन विधानसभा चुनावों में जैसे नतीजे ही लोकसभा चुनावों में भी होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही एक उम्मीद कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों को फिर मैदान में डटने की प्रेरणा दे रही है। साथ ही विपक्ष को एकजुट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए विपक्ष को सीट बंटवारे में आपसी सामंजस्य बिठाना होगा। इंडिया के सभी दलों को सर्वसम्मत होकर के उम्मीदवार देने के लिए सीट बंटवारे का कोई सर्वमान्य फॉर्मूला निकालना होगा। साथ ही गठबंधन को किसी एक नेता को अपना फेस भी बनाना पड़ेगा। क्या इंडिया गठबंधन किसी नेता को अपना संयोजक बना सकेगी? क्या विधानसभा चुनाव के दौरान पैदा हुई उनकी तल्खी इस बैठक के बाद खत्म हो जाएगी? इंडिया के सभी दलों को सर्वसम्मत होकर के उम्मीदवार देने के लिए सीट बंटवारे का कोई सर्वमान्य फॉर्मूला निकालना होगा। साथ ही इंडिया गठबंधन को किसी एक नेता को अपना फेस भी बनाना ही पड़ेगा। क्या इंडिया गठबंधन किसी नेता को अपना संयोजक बना सकेगी? क्या विधानसभा चुनाव के दौरान पैदा हुई उनकी तल्खी इस बैठक के बाद खत्म हो पाएगी? क्या संयुक्त प्रचार की कोई रणनीति बनेगी? क्या मोदी के मुकाबले कोई सर्वमान्य चेहरा तय हो सकेगा या मोदी बनाम मुद्दों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा? ये तो वो सवाल है जिनके जवाबों में ही इंडिया गठबंधन की जीत का फॉर्मूला छुपा हुआ है, जिसे समय रहते ही विपक्ष को निकालना होगा और अप्लाई करना होगा। अगर इंडिया गठबंधन ने इन सवालों को सही तरीके से सुलझा लिया तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में वो नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व और मजबूत भाजपा नीत एनडीए गठबंधन को चुनौती दे सकेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लोकसभा चुनाव में विपक्ष के हाथ निराशा ही लगेगी। विपक्ष के मुकाबले में आने की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है कि कांग्रेस अपने घर को दुरुस्त करे, क्योंकि जिन 3 राज्यों में भाजपा जीती है वो कांग्रेस का ही मुकाबला उसके साथ लोकसभा चुनावों में भी मुकाबला होगा। पिछले चुनाव में इन राज्यों की कुल 65 लोकसभा सीटों में भाजपा ने 62 सीटें जीती थी। ये कोई क्षेत्रीय दल मुकाबले में नहीं है, इसीलिए कांग्रेस को ही अपनी कील कांटे दुरुस्त करने यहाँ भाजपा से लड़ना होगा। अगर कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा से कुछ ज्यादा सीटें छीनने में कामयाब होती है तो भाजपा को इसकी भरपाई कहीं और से करनी होगी। बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में विपक्ष की कड़ी चुनौती से जूझ रही भाजपा को इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। साथ ही इन तीनों राज्यों में भाजपा की जो नई सरकारें बनी हैं, अगले 3 महीने के दौरान उनके कामकाज की कसौटी भी लोकसभा चुनावों में परखी जाएगी। अगर भाजपा शासित इन तीनों राज्यों के नए नवेले मुख्यमंत्री चुनावों के दौरान किए गए वादों और इरादों के मुताबिक काम करते दिखेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा लोकसभा चुनावों में भाजपा को मिलेगा। लेकिन अगर इनका कामकाज और अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिखा और सुशासन के दावे खोखले निकले तो इसका नुकसान भी भाजपा को ही हो सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में पिछड़ा और राजस्थान में सवर्ण मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने जिन सामाजिक वर्गों को साधा है वो तो उसके साथ एकजुट हो सकते हैं, लेकिन वो सामाजिक वर्ग छूट गए हैं। क्या उनमें इसकी कोई प्रतिक्रिया हो सकती है? अगर ऐसा होता है तो उसके साधने की भी एक चुनौती भाजपा के सामने लोकसभा चुनावों में रहेगी और विपक्ष, खासकर कांग्रेस, क्या भाजपा के जनाधार में उठने वाले इस सामाजिक अंतर विरोधी का कोई विरोध राजनीतिक फायदा उठा सकेगी? कांग्रेस की लचर रणनीति और इन प्रदेशों में नेतृत्व को लेकर इसका असमंजस्य देखते हुए इसकी उम्मीद कम ही लगती है, लेकिन अगर वो इसमें कामयाब हो गई तो लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकते हैं। अटकलें ये भी है कि नीतीश उत्तर प्रदेश की फूलपुर, मिर्जापुर या किसी और लोकसभा सीट से चुनाव फिर लड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश और अखिलेश मिल करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश के पीडीए समीकरण बना करके भाजपा को चुनौती देंगे। पिछड़ों में भी इस समूह की 2 प्रभावशाली जातियों यादव और कुर्मी और मुस्लिमों को साथ लेकर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में काफी उम्मीदें जता रहा है। जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल के साथ आ जाने से ये सामाजिक समीकरण और ज्यादा मजबूत होने की संभावना हो जाती है। हालांकि कांग्रेस और सपा को अपने आपसी मनमुटाव को भी दरकिनार करना पड़ेगा और एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। कुल मिलाकर के किसी एक चुनाव के नतीजे से आगे के नतीजे निकालना भी फिलहाल जल्दबाजी है,
लेकिन इतना साफ है कि अगर विपक्ष समय रहते अपनी योजनाएं तैयार करता है और अच्छी तरह से गोलबंदी करता है तो निश्चिंत ही इन राज्यों के चुनाव परिणामों के बावजूद 2024 की जंग काफी रोचक हो सकती है और विपक्ष भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।